आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद टीसी जाट पर स्वागत है। पेश है डेस्क वर्क मॉडल पेपर 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। मॉडल पेपर 2 माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 80। बहुविकल्पी प्रश्नों में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न, रोलर एक्ट पारित हुआ 1919 में। सही उत्तर होगा ब 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाने वाला कौन अधिकारी था? यह अधिकारी कौन था? जनरल डायर। सही उत्तर होगा द जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई। प्रश्न 3, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था अमेरिका पर। सही उत्तर होगा स अमेरिका। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा। 4, भारत का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है। तो भारत का सबसे मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? फ्लाई ऐश, फास्कोजिप्सम, लोहा इस्पात की सुधियाँ, उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी भारत के मुख्य अपशिष्ट है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? तो उत्तर होगा चीन। सबसे पहले मुद्रण तकनीक विकसित हुई वह चीन। प्रश्न 6, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ए में बहुजन समाज, ब क्रांतिकारी लोकतंत्र, द समग्र मानववाद और द आधुनिकता। सही उत्तर होगा स समग्र मानवतावाद। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत इन 4 में से होगा स समग्र मानवतावाद। प्रश्न 7, राजनीतिक सुधारों का काम मुख्यतः कर सकते हैं। तो राजनीतिक सुधारों का काम मुख्यतः कौन कर सकते हैं? राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल या आंदोलन, द उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 8, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का गठन हुआ 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1925 में हुआ। प्रश्न 9, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1986 में। सही उत्तर होगा ब 1986। प्रश्न 10, कृषक सहकारी समिति अपने सदस्यों को जिस खर्च के लिए ऋण मुहैया कराती है वह है ए कृषि उपकरणों के खरीद, ब खेती कृषि व्यापार के लिए, स घर बनाने के लिए, द उपयुक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। 11, कृषि आधारित उद्योग हैं। पहला है सिलाई मशीन उद्योग, नहीं है। ब सूती वस्त्र उद्योग है। स एल्यूमिनियम, द तांबा। सही उत्तर होगा स सूती वस्त्र उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग हैं। प्रश्न 12, विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका रही है। ए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ब राष्ट्र राज्यों की, स स्थानीय कंपनियों की, द संयुक्त राष्ट्र की। तो विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने में मुख्य भूमिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रही है। उत्तर होगा ए बहुराष्ट्रीय कंपनियां। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय 1 रखते थे जोबर। तो उद्योगपति जो ब्रिटिश काल में जब उद्योगों की प्रक्रिया शुरू हुई तो जो उद्योगपति थे उन्होंने अपने कारखानों में जो सबसे पुराना मजदूर होता था, कर्मचारी होता था, उसको जोबर के रूप में नियुक्त करते थे। दूसरा, अफ्रीका में नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। कौन सी थी वो? रीडर पेस्ट। कौन सी थी? रीडर पेस्ट। तो अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी, जिसने अफ्रीका के पशुधन के लगभग 90% आबादी समाप्त कर दी।
प्रश्न 3, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का स्थापित करने की फिराक में रहती है। प्रभुत्व है, यहाँ आएगा राजनीतिक प्रभुत्व आएगा सर, राजनीतिक प्रभुत्व है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। प्रश्न 4, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। यहाँ आएगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। अगला, वस्तु विनिमय प्रणाली में का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग किए बिना, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। यहाँ 5वां प्रश्न है, उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। तो उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार है। प्रश्न 3, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न, मार्को पोलो कौन था? उत्तर, मार्को पोलो इटली का एक महान खोजी यात्री था। 2, गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं? उत्तर, गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे और उत्पादकों को नियंत्रित रखते थे तथा मूल्य तय करते थे तथा अन्य लोगों को इस व्यवसाय में आने से रोकते थे। प्रश्न 3, जनक इंजीनियरिंग क्या है? उत्तर, जनक इंजीनियर बीजों की नई संकर किस्मों के आविष्कार करते हैं। 4, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताइए। उत्तर, वर्षा के जल को एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। 5वां, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। उत्तर, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। 6, परिवहन का क्या आशय है? उत्तर, वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन परिवहन कहलाता है। प्रश्न 7, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, राजनीतिक दल और निर्वाचित प्रतिनिधि। प्रश्न 8, कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? उत्तर, लोकतंत्र शासन व्यवस्था। प्रश्न 10, लोकतांत्रिक सुधारों में मुख्य चिंता किस बात की होनी चाहिए? उत्तर, आम नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार हो। प्रश्न 11, तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवाओं के नाम लिखिए। उत्तर, संचार तथा बैंकिंग। प्रश्न 12, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? उत्तर, तृतीय क्षेत्र का। लघुतरात्मक प्रश्न 4 से 16 तक, शब्द सीमा 50 शब्द, प्रश्न 2-2 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। इससे पहले के सारे प्रश्न 1-1 अंक के थे। प्रश्न 4, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर, 1815 की वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे उन्हें समाप्त करना। 2, भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना। 3, नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना। 4, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। प्रश्न 5, भारत के साथ ब्रिटेन सदैव व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत के साथ ब्रिटेन सदैव व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था क्योंकि ब्रिटेन से भारत भेजे जाने वाले माल की कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत अधिक होती थी। इसका यह अभिप्राय है कि परस्पर व्यापार में सदैव ब्रिटेन को ही लाभ प्राप्त होता था। इसका यह अभिप्राय है कि परस्पर व्यापार में सदैव ब्रिटेन को ही लाभ रहता था।
प्रश्न 6, संकटग्रस्त एवं लुप्त जातियों में कोई दो अंतर बताइए। उत्तर, संकटग्रस्त वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जबकि लुप्त वे जातियां हैं जो पूर्णतः समाप्त हो चुकी हैं। 2, संकटग्रस्त जातियों को संरक्षण द्वारा बचाया जा सकता है, जबकि लुप्त जातियों को अब पुनः उत्पन्न करना संभव नहीं है। प्रश्न 7, अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या कैसे जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। उत्तर, किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वह अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। कैसे? 1, जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता होती है। 7, अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या कैसे जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। उत्तर, किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहाँ अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। पहला, जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता होगी। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। प्रश्न 8, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गहन जीविका कृषि श्रम गहन खेती, इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। प्रश्न 9, रेल परिवहन कहाँ पर अधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है तथा क्यों। उत्तर, रेल परिवहन मैदानी भागों में अधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है, क्योंकि मैदानों की समतल भूमि पर रेल मार्ग बनाना सरल होता है। मैदानों में रेल मार्ग बनाने पर अपेक्षाकृत कम लागत आती है। मैदानी भागों में संघन जनसंख्या के कारण यात्रियों की संख्या अधिक होने से आय अधिक होती है। बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। उत्तर, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का प्रभुत्व कायम करने की दृष्टि से 1956 में वहां की तत्कालीन सरकार द्वारा एक कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार एक सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। 2, सिंहली लोगों को सरकारी नौकरियों तथा कई और क्षेत्रों में प्राथमिकता देकर कई प्रकार की सुविधाएं दी गई। 3, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया तथा अन्य धर्मों की अपेक्षा की गई। 11, क्या सामाजिक अंतर सभी देशों में अस्तित्व रखते हैं। उत्तर, हाँ, आज अधिकतर देशों में सामाजिक अंतर अस्तित्व रखते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत और बेल्जियम इसके उदाहरण हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी दुनिया के दूसरे हिस्सों से लोगों के पहुंचने के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। प्रश्न 12, नेपाल तथा बोलीविया के आंदोलनों में क्या समानताएं थी। उत्तर, दोनों ही संघर्ष राजनीतिक सत्ता के विरोध में आंदोलन के रूप में शुरू हुए। दोनों में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। दोनों में जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। दोनों में राजनीतिक दलों या राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। प्रश्न 13, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। उत्तर, विश्व बैंक देशों के विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का उपयोग करता है, जबकि यूएनडीपी के मापदंड में प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त शैक्षिक एवं स्वास्थ्य स्तर को भी आधार बनाया गया है। इस प्रकार यूएनडीपी का मापदंड विश्व बैंक के मापदंड से अधिक बेहतर है। प्रश्न 14, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा जिनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे भारतीय रेल। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से हैं जिन पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है तथा निजी क्षेत्र द्वारा संचालन किया जाता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री। प्रश्न 15, स्वयं सहायता समूह के कोई दो लाभ लिखिए। उत्तर, स्वयं सहायता समूह के दो लाभ ये हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। स्वयं सहायता समूह से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं। प्रश्न 16, उपभोक्ता को उत्पादकों एवं विक्रेताओं के शोषण से बचाने हेतु कोई दो उपाय बताइए। उत्तर, उपभोक्ता को उसके संरक्षण
उसके अधिकारों के संबंध में? उत्तर, उपभोक्ता को उसके अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपने संरक्षण में इनका उपयोग कर सकें। 2. उपभोक्ता को संरक्षण संबंधी सभी अधिनियमों एवं प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देनी चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17 से 20 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 100 शब्द, अंक 3-3। प्रश्न 17, अर्नेस्ट रेनन कौन था? उसने राष्ट्र की व्याख्या किस प्रकार की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर, अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। उसने राष्ट्र की व्याख्या निम्न प्रकार की है। उसके अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। 2. एक राष्ट्रीय विचार शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव पर आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक समूह होने की जरूरी शर्तें हैं। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक समूह होने की, ये सब जरूरी शर्तें हैं। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडिटी, इसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रहण है। प्रश्न 18, भारत में संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपानों को लिखिए। उत्तर, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके निम्नलिखित सोपान हैं। 1. देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना शामिल है। 2. संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। 3. संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से ही प्रयास किए गए हैं। प्रश्न 19, आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? कोई 3 तर्क दीजिए। उत्तर, पहला है धार्मिक पूर्वाग्रह। सांप्रदायिकता में धार्मिक पूर्वाग्रह धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं तथा एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। यह विभाजन को जन्म देती है। 2. सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का एक अन्य रूप है। इसके अंतर्गत चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या उनके हितों की बात उठाने के तरीके अपनाए जाते हैं। 3. सांप्रदायिक हिंसा। कई बार सांप्रदायिकता सबसे घृणित रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। प्रश्न 20, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया? उदाहरणों सहित स्पष्ट करें। उत्तर, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। यथा एक विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। उसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतम आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। 2. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में द्रुत गति से हो रहे परिवर्तनों के कारण दूरसंचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने तथा दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। 3. कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हम जहां जो कुछ भी जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। खंड 2 निबंधात्मक प्रश्न 21 से 22 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा है 250 शब्द। प्रश्न 21, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, समझाइए। उत्तर, नमक यात्रा यानी दांडी मार्च। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी।
मांगे नहीं माने जाने पर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर प्रस्थान किया। 240 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में तय कर 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति अपनाई। अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। नमक यात्रा उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावशाली प्रतीक थी। इस यात्रा ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाया। लाखों भारतीयों ने निडरतापूर्वक ब्रिटिश सरकार के दमनात्मक कानूनों का उल्लंघन किया और उन्होंने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते जेलों को भरना शुरू कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के लिए सत्याग्रह किया। असहयोग आंदोलन की तुलना में यह आंदोलन इस दृष्टि से भिन्न था कि लोगों का इस बात के लिए आह्वान किया गया था कि वे अंग्रेज सरकार के साथ केवल असहयोग ही न करें, अपितु अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन भी करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हजारों लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन किया। साथ ही नमक बनाने वाले सरकारी कारखानों के सामने जाकर प्रदर्शन किए। जब यह आंदोलन फैला तो लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाने लगी, यानी दुकान के सामने धरने दिए। देश भर के किसानों ने लगान और चौकीदारी कर को चुकाने से इनकार कर दिया। जो लोग गांवों में सरकारी विभागों में कर्मचारियों के रूप में नियुक्त थे, उन्होंने सरकार को अपने त्यागपत्र देने शुरू कर दिए। अनेक स्थानों पर जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। वे सरकारी पाबंदी के उपरांत भी वनों से जलाने हेतु लकड़ियों को बीनने लगे और अपने मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में प्रवेश करने लगे। देश भर में लोगों की इन अवज्ञाकारी कार्यवाहियों से अंग्रेज सरकार चिंतित हो उठी और उसने निर्मम तरीके से आंदोलनकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों पर भी हमले किए गए और महिलाओं और बच्चों तक की पिटाई की गई। सारे देश में लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वस्तुतः उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीयों को संगठित करने और उन्हें राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करने की दृष्टि से महात्मा गांधी जी की नमक यात्रा उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक बहुत बड़ी प्रभावपूर्ण मार्ग सिद्ध हुआ। इस यात्रा के उपरांत गांधी जी के द्वारा जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया गया, उसमें सारे देश के किसी न किसी रूप में अपनी भागीदारी की। पूरे जोश के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रहे। गांधी जी की नमक यात्रा का उद्देश्य भी यही था। वे ऐसे तरीके की खोज में लगे हुए थे जो स्वाधीनता आंदोलन को अधिक व्यापक बना सके तथा जिससे पूरे देश के लोग भाग लें। ये गांधी जी की नमक यात्रा का ही परिणाम था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का इतने अधिक व्यापक स्तर पर प्रचार हुआ और देश के सभी वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लेकर अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया। 21 का अथवा, प्रश्न 21 का अथवा है। अथवा में क्या है? सामूहिक अपनेपन की भावना ने राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर, सामूहिक अपनेपन की भावना ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्न प्रकार से योगदान दिया। प्रथम, भारत माता की छवि। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत माता की पहचान भी सामूहिक रूप से भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने
भारत माता की विश्व विख्यात छवि को चित्रित किया। इस मात छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। लोक कथा एवं गीत। भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने से भी भारत में सामूहिक अपनेपन का अथवा राष्ट्रीयता का विचार मजबूत हुआ। 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवादियों ने पाठों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने तमिल लोक कथाओं का संकलन किया। तीसरा, चिन्ह एवं प्रतीक। राष्ट्रीय आंदोलन में चिन्ह एवं प्रतीकों के प्रयोग से भी लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा हरा, पीला और लाल था वो तैयार किया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधी जी का प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में ये झंडा था में चल रहा शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। चौथा, इतिहास एवं साहित्य। इतिहास एवं साहित्य भी भारत में सामूहिक अपनेपन की एवं राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का साधन था। अनेक लोग भारत के उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखने लगे। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया जाता था। इस प्रकार उक्त अनेक तरीकों से लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार उक्त अनेक तरीकों से लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। प्रश्न 22, भारत में भाषाई राज्यों के गठन के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में भाषाई राज्यों का गठन। भारत एक बड़ा देश है। यहाँ अनेक भाषाएं एवं बोलियाँ बोली जाती है। संविधान में भी 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में अनेक राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। आज़ादी के वक्त से लेकर अब तक अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। भाषा के आधार पर नए राज्यों के बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयता यानी एथनिसिटी की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन पर कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, किंतु आगे चलकर यह स्पष्ट हुआ कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। आगे प्रश्न 22 का अथवा। 22 में भी अथवा है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में आए बदलावों के मद्देनजर संघीय व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी आज ज़्यादा प्रभावी है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत में केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलावों के कारण व्यवहार में संघवाद बहुत मजबूत हुआ है और आज उनके बीच सत्ता की साझेदारी ज़्यादा प्रभावी है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। शासक दल और नेता किस तरह
इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और राज्य में शासन रहा। इसका व्यवहारिक प्रभाव ये पड़ा कि राज्य और सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं किया। इसके बाद जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों का या अलग अलग दलों की सरकार बनी तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों में केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। सन 1990 के बाद से इस स्थिति में कुछ सुधार आया। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और इसी दौर में केंद्र में गठबंधन सरकारों की शुरुआत हुई। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इसे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी इस प्रक्रिया को बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया, यानी अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग बंद हो गया। इस प्रकार संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। प्रश्न 23, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। 1 है फरीदाबाद, 2 नामरूप, 3 कोटागुडम और 2 उरण। इसका अथवा भी है केंदुझर, बिलासपुर, बिलाडिला और चिकमंगलूर मैप में अंकित करना है। उत्तर 22 के प्रथम में दिखाना है फरीदाबाद, नामरूप, उरण और कोटागुडम। अब ये कहाँ कहाँ हैं इनको देखते हैं मैप में। सबसे पहले फरीदाबाद, तो फरीदाबाद आपका दिल्ली के पास पड़ता है और दिल्ली के पास ये जो दिल्ली है इसी के पास यहाँ अंकित है आपका फरीदाबाद, तो यहाँ दिखा देंगे हम फरीदाबाद। दूसरा है नामरूप, तो नामरूप पड़ता है असम में और असम में यहाँ ये असम यहाँ दिखा देते हैं हम नामरूप। ये हो गया दूसरा नामरूप। इसके बाद तीसरा है उरण। उरण ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में और मुंबई के पास। महाराष्ट्र यहाँ मुंबई है, इसके नीचे ठीक यहाँ है स्थित उरण, तो यहाँ हम ये उरण दिखा देते हैं। इसके बाद अगला है कोटागुडम। कोटागुडम पड़ता है तेलंगाना में। आंध्रा में, अब तेलंगाना में आ गया, पहले आंध्रा में था। ये है कोटागुडम, यहाँ तेलंगाना में यहाँ स्थित है। यहाँ तेलंगाना में इसको अंकित कर देते हैं हम, ये कोटागुडम। इस तरह ये मैप के 4 स्थान पूरे हुए। अथवा में कौन कौन से हैं देख लेते हैं अगला प्रश्न में। 23वें का अथवा। 23वें के अथवा में पहला है केंदुझर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा इसमें बेलाडिला और चौथा चिकमंगलूर। अब इन्हें हम 23 के अथवा का उत्तर 23 अथवा। इससे पहला है केंदुझर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा बेलाडिला और चौथा चिकमंगलूर। तो ये जो सब के सब है ये सारे दक्षिण भारत में स्थित है। ये सारे के सारे जो दिखाए गए हैं ये इस जो पट्टी है इस पट्टी में नीचे इसके मध्य में स्थित है। तो इसमें पहले केंदुझर, केंदुझर पड़ता है आपका उड़ीसा में और उड़ीसा में यहाँ स्थित है केंदुझर, उड़ीसा में केंदुझर। दूसरा है बिलासपुर, इसके समानांतर थोड़ा आगे यहाँ छत्तीसगढ़ में है आपका बिलासपुर। अगला है बेलाडिला, बेलाडिला भी छत्तीसगढ़ में नीचे की ओर। बेलाडिला की पहाड़ियाँ ये छत्तीसगढ़ में नीचे की ओर तेलंगाना के पास, यहाँ ये बेलाडिला। फिर है चिकमंगलूर, ये पड़ता है कर्नाटका में।
तो चिकमंगलूर ये यहाँ कर्नाटक में यहाँ स्थित है, चिकमंगलूर। इस तरह ये स्थान इस मैप में पूरे हुए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।